हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज़। अकाउंटिंग रेशियोज़ का मतलब होता है किसी भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल के बीच में अरिथमेटिकल रिलेशनशिप। इसे ही हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक तरीका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या देखना है? बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे वो डिपेंडेंट हैं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, कस्टमर है, शेयर होल्डर्स हैं। हर किसी का अपना अपना नज़रिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का। और ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत बड़े बड़े फिगर्स और अमाउंट लिखे हुए हैं इसका मतलब उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें उसे बारीकी से स्टडी करना पड़ता है। और बारीकी से स्टडी करने का ये मतलब नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट का हर आइटम को स्टडी करना है। मतलब ये है कि जैसे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है क्रेडिटर्स, तो इसको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ से मतलब है। बैंक्स जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी कंपनी का चेक करेंगे। गवर्नमेंट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और टैक्स पेइंग कैपेसिटी और दूसरी चीज़ों को देखेगी। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स को सोचेंगे कि कैसा रिटर्न्स दे रही है कंपनी। तो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमें बहुत सारे रेशियोज़ कैलकुलेट करने हैं, और ये रेशियोज़ अलग अलग पार्टीज़ के लिए हेल्पफुल हैं। किसी पार्टी को शॉर्ट टर्म मतलब है तो वो कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करेगा, और किसी को लॉन्ग टर्म मतलब है तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेगा। किसी को प्रॉफिट से मतलब है तो वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए अलग ओपिनियन या नज़रिया रखेगा। तो बहुत सारे रेशियोज़ हैं और इन रेशियोज़ को कैटेगराइज भी किया गया है जो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ अ रेशियो, फर्स्ट है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो में किसी भी दो वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करेंगे रेशियो में, जो कि x/y, इसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। सेकेंड होता है परसेंटेज। परसेंटेज में हम किसी भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे और उसको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड है टाइम्स। इसमें भी अकाउंटिंग वेरिएबल्स को कंपेयर करके एनालाइज करके टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, लाइक दैट। और एक फोर्थ तरीका भी है जिसमें हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि 2/3, 5/7, इस तरीके से फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन अ बिजनेस। ये चैप्टर बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है। बस इसमें एक डिफ़िकल्टी है जो शायद डिफ़िकल्टी भी नहीं है, वो है कि फार्मूला हमें लर्न करना है। और ना केवल फार्मूला लर्न करना है, परंतु हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अच्छे तरीके से दिमाग में होना चाहिए। तब जा कर के हम यहाँ रेशियोज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें कैटेगरीज़ हैं और आइटम्स को हमको हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में लिखना पड़ता है। तो हमें पहचान में आना चाहिए कि ये बैलेंस शीट के आइटम
बैलेंस शीट में कौन से हेड का आइटम है। अगर हम इतना एफर्ट कर लेते हैं, बैलेंस शीट को थोड़ा मेमोराइज़ कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन में आइटम्स को समझना और रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान रहता है। और फार्मूला लर्न करके बस उसमें अप्लाई करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, बहुत समय बचाता है, नंबर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी ये चैप्टर आता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं और हर एक किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, इसलिए रेशियोज़ को 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को स्टडी करने में हेल्पफुल है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब यह है ऐसा कोई क्रेडिट फैसिलिटी जिसे कंपनी 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर सॉल्व कर दे या अंदर ही अंदर उसे चुकता कर दे। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और दूसरी तरफ है यहाँ पर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, जैसे क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं तो क्रेडिटर्स को देखना चाहिए कि उस कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो कैसा है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो उन्हें अपने क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए। और उसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जैसे बैंक लोन है 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स के लिए बैंक लोन है। तो बैंक जो नज़रिया रखेगी वो स्टडी किस पे करेगी, सॉल्वेंसी रेशियोज़ को स्टडी करेगी। उसके बाद अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री या गुड लगता है तो वो लोन देने के लिए सोचेगी। उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियोज़ को टर्नओवर रेशियोज़ भी कहते हैं, जो कि रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। मतलब कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ये ज़्यादातर नेट सेल्स के ऊपर डिस्कस होता है। लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं कंपनी से, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि ओनर्स ऑफ द बिजनेस है, डिबेंचर होल्डर्स हैं। सो ज़्यादातर इन लोगों का फोकस जो रहता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की तरफ रहता है। हम चारों ही रेशियोज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम तो पूरा चैप्टर ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ता जाएगा उसका कॉन्सेप्ट, उसका सिग्निफिकेंस, उसका फॉर्मूला वगैरह सब हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लॉजिक को समझेंगे, ताकि आपको फॉर्मूला को लर्न करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको फॉर्मूला भी जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ 4 हेड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन हेड्स के अंदर बहुत सारे रेशियोज़ हैं जो हमें समझना है, और उन रेशियोज़ के हेल्प में बहुत सारे सपोर्टिंग फार्मूलाज भी हैं जो हमें लर्न करना है। सो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारे सीक्रेट्स भी सॉल्व होते जाएंगे। सो लेट अस सी। सो फर्स्ट रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि इससे कंपनी के कैपेबिलिटी का पता चलता है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कैसे पे करेगी। इसको पे करने में डिफ़िकल्टी होगा या वो आसानी से कर पाएगी। ज़्यादातर क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें 2 रेशियोज़ मेन हैं। फर्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इसका आंसर हमेशा प्योर रेशियो में होता है। प्योर रेशियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2:1। करंट रेशियो का आइडियल आंसर है 2:1। इसका मतलब यह है कि हमेशा करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी का डबल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये समझा जाता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को बड़े आसानी से मीट कर लेगी। और दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को ही कहते हैं क्विक रेशियो, या इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं।
इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और इसका आंसर, आइडियल आंसर जो है वो 1:1 होना चाहिए। यहाँ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट का मतलब होता है कि करंट एसेट का वो हिस्सा जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, मतलब जिसे कैश या कैश इक्विवेलेंट माने या इसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे करंट एसेट्स को क्विक एसेट कहते हैं। तो क्विक एसेट का भी एक छोटा फॉर्मूला है। सो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। हालांकि इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स हैं, लेकिन इनको कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल जल्दी से नहीं है। ये क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, जैसे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। इनको वापस कैश में बदलने के लिए कंपनी को टाइम लग जाता है, इसलिए इसे हम करंट एसेट के लिस्ट से हटा देते हैं, क्योंकि ये जल्दी और क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं होता। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। अब एक्सपेंसेस के लिए आपने पहले से ही पैसे दे दिए हैं, अब ये पैसा आपको वापस तो मिलने से रहा। सो ये होता तो करंट एसेट है, लेकिन ये क्विक एसेट नहीं है। इसलिए ये दोनों आइटम को अगर हम करंट एसेट के लिस्ट में से हटा दें तो बाकी जो एसेट बचेगा वो क्विक एसेट कहलाएगा। और लिक्विड रेशियो का आइडियल आंसर है 1:1, मतलब क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों इक्वल होने चाहिए। सो लिक्विड रेशियो इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न। और भी बहुत सारी मतलब की बातें हैं, जैसे कि करंट रेशियो अगर ज़्यादा निकल गया तो क्या मतलब है, कम निकल गया तो क्या मतलब है। उसी तरीके से लिक्विड रेशियो अगर 1:1 नहीं आ रहा है या 3:1 आ रहा है या 3:5 आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये सब भी हम समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेशियो हम हर क्वेश्चन में देखते रहेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक और कॉन्सेप्ट जो है वो और भी बेहतर समझ में आएगा। So let us move to the exercise part. Let us see some questions from the textbook related to liquidity ratios. So exercise current ratio and quick ratio. Now एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझने के लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए और उसका डिटेल्स भी आपको समझ में आना चाहिए, और आइटम्स कौन से हेड को बिलोंग करते हैं और किस सब हेड में लिखे जाने हैं ये भी आपको अच्छे से समझना है। बुक में बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से दिया हुआ है, जो हमने कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में देखा, और साथ में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में भी हमने देखा। और हर क्वेश्चन में मैं आपको आइटम का हेड और सब हेड बताते रहूँगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन पार्ट को छोड़िए मत, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट को छोड़ने से बहुत सारे डाउट्स दिमाग में रह जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। यहाँ इतने सारे आइटम्स दिए हुए हैं जो बैलेंस शीट के हैं। अब इसमें से हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब इन आइटम से हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को चुनना है। कई ऐसे आइटम्स हैं जो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी नहीं भी हैं, तो उन्हें हम छोड़ देंगे। जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग ये नॉन करंट एसेट है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे। उसी तरीके से बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है। सन्ड्रे क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसलिए इसे भी छोड़ देंगे। इन्वेंट्रीज़ का मतलब होता है स्टॉक, ये मतलब ये करंट एसेट है।
एंड एक्सपेंसेस पेबल जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी है। अब हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का लिस्ट बनाना है और फॉर्मूला में लगाना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 1, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी आइटम्स दिए हुए हैं उनमें से हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का लिस्ट बनाकर उसे ग्रैंड टोटल कर लेना है। सो सबसे पहले है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स 1,80,000 का है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी करंट एसेट है, 50,000। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी 50,000 रुपीज़ का है। फिर है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आर ऑफ रुपीज़ 80,000। सो इसका ग्रैंड टोटल है, इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 4 लाख। ये हो गया करंट एसेट्स। अब करंट लाइबिलिटी का लिस्ट बनाने से क्या मिलता है? बिल्स पेबल है ₹20,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹1 लाख। देन एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹80,000। इन सब का ग्रैंड टोटल करने से आता है ₹2 लाख। अब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये लिस्ट ऑफ करंट, टोटल ऑफ करंट एसेट्स है, ये टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी है। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। और हमको पता है कि लिक्विडिटी रेशियो को हम प्योर रेशियो के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसको कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। यही हमारा आंसर है। सो ये एक प्योर रेशियो है और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कंपनी अपने करंट ऑब्लिगेशंस को बखूबी निभा सकती है। यहाँ करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज का डबल है। और करंट रेशियो अगर हायर रेशियो निकलता है, इसका मतलब ये है कि उसकी कैपेसिटी और भी बेहतर है, लेकिन बहुत हायर रेशियो जो है वो कंपनी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट्स 5 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ₹2,50,000, शेयर होल्डर्स फंड ₹3,20,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज ₹1,30,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹1,50,000। अब इन इंफॉर्मेशन से हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ खोजना है और उसे फॉर्मूला में लगाना है। सो सॉल्यूशन 2, कैलकुलेट करंट रेशियो। और बैलेंस शीट का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, तो हम पहले एक रफ में बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कितने अमाउंट के हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 हेड्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। और इसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्ड सब हेड्स भी होते हैं जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसे यहाँ शो नहीं किया है। और एसेट्स में सिर्फ 2 ही हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है, लेकिन करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल एसेट्स 5 लाख, मतलब एसेट्स का ग्रैंड टोटल जो है वो 5 लाख का है। और क्योंकि ये बैलेंस शीट है इसलिए लाइबिलिटी का ग्रैंड टोटल भी 5 लाख ही होना चाहिए। ये बात हो गई। अब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स 2,50,000 के हैं। सो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स, ये है 2,50,000 के। फिर शेयर होल्डर्स फंड
दिया हुआ है 3,20,000 का। सो शेयर होल्डर्स फंड जो है वो 3,20,000 का है। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000 का है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स भी नॉन करेंट एसेट्स ही है, और ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000 का है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में अंदर लिख दिया, और ये हो गया 4 लाख का। अब लाइबिलिटीज़ के तरफ करंट लाइबिलिटीज़ ही छूट गया। इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 4,50,000, जबकि ग्रैंड टोटल आना चाहिए 5 लाख। मीन्स यहाँ बैलेंसिंग फिगर है 50,000, मतलब करंट लाइबिलिटीज़ हमने फाइंड आउट कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर है। उसी तरीके से एसेट्स में हमें नॉन करंट एसेट्स के बारे में जानकारी है, और ग्रैंड टोटल 5 लाख होना चाहिए, मतलब यहाँ करंट एसेट्स का 1 लाख होना ज़रूरी है। ये भी एडजस्टिंग फिगर है जिसे मैं बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूँ। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हम करंट रेशियो निकाल लेंगे। सो क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो का? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स है 1 लाख का, 1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 50,000। आंसर है 2:1। ये एक प्योर रेशियो है, और इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की अच्छी कैपेसिटी है, गुड कैपेसिटी टू पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। करंट एसेट्स ₹5 लाख, इन्वेंट्रीज ₹2,50,000, वर्किंग कैपिटल ₹3 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। अब इस क्वेश्चन में एक नया टर्म आ गया, वर्किंग कैपिटल। इसके बारे में हम समझेंगे, और यहाँ करंट एसेट्स दिया हुआ है, साथ में इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है, जबकि इन्वेंट्रीज जो है वो करंट एसेट का ही हिस्सा है। सो ये 2,50,000 इस करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है। वर्किंग कैपिटल की सहायता से करंट लायबिलिटीज़ फाइंड आउट करना है, फिर जाकर के हम निकाल पाएंगे करंट रेशियो। सो सॉल्यूशन 3 में हमें दिया हुआ है करंट एसेट्स इज इक्वल टू ₹5 लाख। फिर इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज इज इक्वल टू ₹2,50,000। फिर वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹3 लाख। हमें निकालना है करंट लायबिलिटीज़। फिर निकल पाएगा करंट रेशियो। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल का हमें यूज़ करना है, तो एक नया फॉर्मूला और है, इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होने वाला है, हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चंस में दिखाई नहीं देता है, बट आपको इसको यूज़ करना है, और इसी से हमें करंट लायबिलिटीज़ पता चलेगा। सो वर्किंग कैपिटल 3 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 3 लाख, विच इज इक्वल टू 2 लाख। सो करंट लायबिलिटीज़ हमें पता चल गया 2 लाख। अब करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दैट इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर आ गया 2.5:1। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई होना भी कंपनी के लिए सही नहीं है। यहाँ आंसर आया है 2.5:1, और आइडियल आंसर होना चाहिए 2:1। मतलब यहाँ ठीक है, हम इसको गुड कह सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेड पेबल्स ₹50,000, वर्किंग कैपिटल ₹9 लाख,
करंट लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 3 लाख, कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है लेकिन करंट एसेट्स नहीं दिया है, सो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगा करंट एसेट्स। और ये ट्रेड पेएबल्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रेड पेएबल्स करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं और वो इसमें इंक्लूडेड है, सो वी विल इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन। सो सॉल्यूशन 4, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया है क्वेश्चन में 9 लाख। 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ दिया है 3 लाख। ट्रांसपोज करेंगे, 3 लाख को इधर लाएंगे तो करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज इक्वल टू 12 लाख। हमें अब करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स आ गया 12 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 3 लाख, इज इक्वल टू 4:1। रेशियो आइडियल रेशियो है 2:1 और यहाँ आंसर आया है 4:1। मतलब ये बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब है कि बहुत हाई करंट रेशियो का मतलब है पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स का मतलब है कि हो सकता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सेल्स उतना नहीं हो पा रहा है। और इसी तरीके से हमने अपने डेटर्स को बहुत ज़्यादा समय दे दिया है क्रेडिट पटाने के लिए। या तो फिर ये माना जा सकता है कि कैश और बैंक बहुत ज़्यादा आइडल रखे हुए हैं, मतलब हमने कैश और बैंक को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल रुपीज़ 6 लाख, टोटल डेट्स रुपीज़ 27 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 24 लाख, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ टोटल डेट्स लिखा हुआ है। टोटल डेट्स मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज़, इसका मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटी। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटी। इसमें शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड नहीं आता है, तो इन दोनों से हमें करंट लाइबिलिटीज़ पता चल जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट करंट रेशियो। सो सॉल्यूशन 5, वर्किंग कैपिटल दिया है हमें, वर्किंग कैपिटल 6 लाख का है। उसी तरीके से टोटल डेट्स दिया हुआ है रुपीज़ 27 लाख का। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है रुपीज़ 24 लाख का। हमें करंट रेशियो निकालना है, उसके लिए हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। यहाँ पर देखिए टोटल डेट्स दिया हुआ है, आपको बता दें टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि टोटल डेट्स में शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूडेड नहीं होता है। अब हमको टोटल डेट्स पता है 27 लाख और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ भी पता है हमें 24 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। सो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 24 लाख इधर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो बचेगा कितना 3 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ आ गया 3 लाख। अब वर्किंग कैपिटल हमें दिया हुआ है, सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी।
करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स हमें निकालना है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। सो 6 लाख वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज 3 लाख। अब इसे ट्रांसपोज करेंगे, ये 3 लाख इधर चला जाएगा 6 लाख के साथ। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 3 लाख 9 लाख। अब आ गया, अब निकाल सकते हैं हम करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितना है 9 लाख और करंट लाइबिलिटीज 3 लाख। दैट इज इक्वल टू 3:1। ये हमारा आंसर है, जबकि आइडियल आंसर होना चाहिए 2:1। तो ये आइडियल आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट सो बैड, इट इज़ गुड ओनली। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। करंट रेशियो इज़ 2.5। यहाँ करंट रेशियो ही दे दिया है, मतलब 2.5:1 है ये। वर्किंग कैपिटल इज़ ₹1,50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। सो लेट अस सॉल्व इट। सो क्वेश्चन नंबर 6, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹1,50,000। अब हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ निकालना है। सो करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। दैट इज इक्वल टू 2.5/1। इसका मतलब यह है कि करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब हम वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे 1,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट को हम करंट एसेट को 2.5 करंट लाइबिलिटीज़ लिख सकते हैं। सो ये हो गया 2.5 करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ये हो गया 1,50,000 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 1.5 करंट लाइबिलिटीज़। 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ मतलब करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। सो आंसर इज 1 लाख। करंट लाइबिलिटी जो है वो 1 लाख है। अब यहाँ हमें पता है कि करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय करंट लाइबिलिटी विच इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2,50,000. This is the answer, and current liability, this is the answer. Now question number 7. Working capital is rupees 9 lakh, trade payables rupees 90,000 and other current liabilities are rupees 2,10,000. Calculate current ratio. यहाँ पर ट्रेड पेबल्स अलग से दिया हुआ है और अदर करंट लाइबिलिटीज़ अलग से दिया है, मतलब 2,10,000 और 90,000 को हम जोड़ेंगे तब जाकर के हमको टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आएगा। और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, इससे हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे, फिर करंट रेशियो। सो लेट अस सी। सो सॉल्यूशन 7, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आगे से मैं एब्रीविएशंस यूज़ करूँगा, इज़ इक्वल टू रुपीज़ 9 लाख और ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 90,000, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़
अदर करंट लाइबिलिटीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,10,000। सो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ निकालेंगे हम पहले। करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स 90,000 प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़ 2,10,000, यह आ गया ₹3,00,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये बहुत बार यूज़ होगा, बार बार यूज़ होता रहेगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल 9 लाख है। सो 9 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट हमें निकालना है माइनस 3 लाख। अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो 3 लाख इधर आ जाएगा, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 9 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज इक्वल टू 12 लाख। अब हमें करंट रेशो निकालना है। सो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, विच इज इक्वल टू करंट एसेट कितना है 12 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट किया है 3 लाख, तो आंसर इज 4:1, जो कि आइडियल आंसर से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि करंट एसेट्स कुछ ज़्यादा ही मेंटेन किया हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।